दिया था, वन was creation of asset reconstruction companies, another was creation of central registry of charges. तो अभी हम तीसरे पार्ट को शुरू करेंगे. सो तीसरा पार्ट मीन्स एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. So security interest means charge created in favor of bank. Charge created in favor of बैंक. तो चलिए इससे रिलेटेड रूल्स क्या क्या हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज रूल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो सेल ऑफ सिक्योरिटी अंडर दिस एक्ट इज पॉसिबल विदाउट फाइलिंग सूट. सो अगर हमने सिक्योरिटी को सेल करना है तो विदाउट गोइंग टू कोर्ट, विदाउट फाइलिंग सूट, वी कैन सेल द सिक्योरिटी. तो हम सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं. सिक्योरिटी मीन्स लोन सिक्योरिटी. सो वी कैन सेल द सिक्योरिटी विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, विदाउट फाइलिंग सूट इन द कोर्ट. लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हमें फॉलो करनी होती हैं. नो, अगर ये कंसोर्टियम अकाउंट है तो कंसोर्टियम अकाउंट में किस केस में सरफेसी को यूज कर सकते हैं. सो कंसोर्टियम अकाउंट मीन्स वेयर वी हैव वन बोरोअर, मैनी बैंक्स. सो अगर एक बोरोअर है और ज्यादा बैंक्स हैं एक से, तो दैट इज कंसोर्टियम. सो कंसोर्टियम केस में अगर मैनी बैंक्स हैं तो इट इज पॉसिबल. सम बैंक्स से यस लेट अस गो एंड सम बैंक्स से नो लेट अस नो गो. तो यस या नो के बीच में फैसला किस बात के ऊपर होगा. अगर जो टोटल अमाउंट है लोन का, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, इस टोटल अमाउंट में वो बैंक जिनका मिनिमम 60% शेयर है इन द टोटल लोन, if they agree, then action under SARFAESI is possible. बार बार क्वेश्चन आ चुका है. सो कंसोर्टियम केसेस के अंदर SARFAESI के एक्शन के लिए ये एक मैंडेटरी कंडीशन है कि 60% बाई वैल्यू मीन्स लोन अमाउंट का 60% वो बैंक एग्री करते हो. सम टाइम यहाँ पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई नंबर ऑफ बैंक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बैंक्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैंक्स का क्राइटेरिया नहीं है, अमाउंट का क्राइटेरिया है. वो बैंक जिनका टोटल मिला के मिनिमम 60% शेयर है टोटल लोन के अंदर, इफ दोज बैंक्स एग्री देन सरफेसी एक्शन विल बी येस. इफ दे डू नॉट एग्री देन सरफेसी एक्शन विल बी नो. तो ये रही बात कंसोर्टियम अकाउंट्स की. नो, अब बात आती है अगर पहले से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कोई पेंडिंग केस पड़ा है तो उसमें सेल ऑफ सिक्योरिटी पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है. तो सेल ऑफ सिक्योरिटी इन केस ऑफ DRT पेंडिंग केसेस, हमने DRT एक्ट को यूज किया, DRT में सूट फाइल कर दिया और DRT में अभी केस पेंडिंग पड़ा है. इन दैट केस सेल इज पॉसिबल या सरफेसी एक्शन इज पॉसिबल विद कंसेंट ऑफ DRT. DRT की कंसेंट के साथ सरफेसी एक्शन पॉसिबल है. एंड दिस वाज अलाउड बाय सुप्रीम कोर्ट. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा केस था जिसमें ये जजमेंट दिया गया. सो दिस जजमेंट वाज गिवन इन ट्रांसकोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. तो इस केस के अंदर ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अगर DRT में कोई केस पेंडिंग पड़ा है एंड बैंक्स वांट टू सेल सिक्योरिटी, तो DRT की परमिशन के साथ दैट सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड. उस सिक्योरिटी को सेल किया जा सकता है, यानी सरफेसी एक्शन को यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, बैंक के बिहाफ के ऊपर सरफेसी एक्शन कौन ले सकता है. सो हु कैन इनिशिएट एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक. बैंक के बिहाफ के ऊपर सरफेसी एक्शन. टू टाइप ऑफ पीपल, टू टाइप ऑफ ऑफिसर्स कैन टेक दिस एक्शन. वो ऑफिसर्स हु आर authorized by board of directors.
आर अथोराइज्ड बाय बोर्ड, और दूसरे स्केल 4 एंड अबव ऑटोमेटिकली। सो एक्ट में प्रोविजन है कि अगर वो स्केल 4 एंड अबव है तो बोर्ड को अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो स्केल 4 से नीचे हैं तो बैंक बोर्ड अप्रूव करेगा, उनको ऑथराइज्ड ऑफिसर बनाएगा, तो दोज ऑफिसर कैन इनिशिएट द एक्शन अंडर सरफेसी, तो उनको हम कहते हैं अथोराइज्ड ऑफिसर। तो दोनों को ही अथोराइज्ड ऑफिसर कहते हैं हम। अथोराइज्ड ऑफिसर्स कौन हो सकते हैं? एक्ट के मुताबिक स्केल 4 एंड अबव, और एक्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको ऑथराइज करे। तो यहां तक मुझे बता दीजिए अगर आपका क्वेश्चन है कोई किसी भी तरह का, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फटाफट स्माइल करके दिखा दीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज टाइप योर क्वेश्चन, अदरवाइज स्माइल करके दिखा देंगे। सो आज क्लास थोड़ा जल्दी की गई है, तो कल से यही टाइम रहेगा 6:20 का। सो जब तक इसको चेंज नहीं किया जाएगा कल से क्लास का टाइम 6:20 रहेगा। यस, फटाफट कंफर्म कर दीजिए स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके, अदरवाइज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। यस, ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म, प्लीज पोस्ट योर स्माइलिंग आइकन, ऑल ऑफ यू। ओके, सेल ऑफ सिक्योरिटी के रूल्स क्या है आगे? लोन अकाउंट्स विच आर नॉट एलिजिबल, कौन कौन से लोन अकाउंट एलिजिबल नहीं है? तो यहां पे हम देख रहे हैं सरफेसी एक्शन में किन किन अकाउंट के बेसिस के ऊपर एक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट्स वेयर रिकवरेबल अमाउंट इज अप टू 1 लाख, जहां रिकवरेबल अमाउंट अप टू 1 लाख रुपीज तक है। दिस मीन जो एलिजिबल अकाउंट होगा, दिस मीन जो एलिजिबल अकाउंट होगा उसमें जो बैलेंस होगा मोर देन 1 लाख होना चाहिए। बैलेंस मीन्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो रिकवरेबल है, तो इट शुड बी मोर देन 1 लाख टू बी एलिजिबल, और अगर 1 लाख तक है तो इट इज नॉट एलिजिबल। Number 2, if loan is against pledge, sorry, if it is loan against pledge, so like gold loan, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर है, नॉट एक्सक्लूसिव। जैसे लोन अगेंस्ट लियन, शेयर के अगेंस्ट लोन देते हैं हम, जैसे डिपॉजिट जिसमें हम असाइनमेंट करते हैं, तो ये लोन्स एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में ऑलरेडी हमारे पास पावर्स हैं टू सेल। सो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 already we have the powers. In case of gold loan we can sell the gold, in case of lien shares we can sell the shares, in case of deposit we can cancel the deposit and adjust the account. Then loans where due amount is less than 20% of principal amount or interest account, तो जहां पे प्रिंसिपल का अमाउंट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग्स AL होने चाहिए। सो दिस मीन्स अगर ड्यू अमाउंट का 80% और मोर अगर रिकवर हो चुका है तो ये अकाउंट्स एलिजिबल नहीं बनेंगे। दीज अकाउंट्स विल नॉट बी एलिजिबल। तो ड्यू अमाउंट इज लेस देन 20% ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। देन सिक्योरिटी नॉट चार्ज टू बैंक, सिक्योरिटी के ऊपर बैंक का चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। सो दिस मीन जो सिक्योरिटी का चार्ज है या तो हमारे पास मॉर्टगेज होना चाहिए या हमारे पास
हाइपोथिकेशन होना चाहिए या हमारे पास असाइनमेंट होना चाहिए। तो ये चार्ज क्रिएट हुए होने चाहिए, इनमें से कोई एक। सो नॉट ओनली के चार्ज इज क्रिएटेड, कल नोट किया था चार्ज का रजिस्ट्रेशन विद सरसाई इज ऑल्सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सो चार्ज का रजिस्ट्रेशन भी हुआ होना चाहिए, तो दैट इज मैंडेटरी, वो भी मैंडेटरी है। तो अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ है तो पहले चार्ज को रजिस्टर करवाया जाएगा एंड देन CPC 1908, क्योंकि वो रेमेडी वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट रेमेडी इज ऑलरेडी अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, सो यहां पे ध्यान रखना है इट इज नॉट एग्रीकल्चर लोन, समटाइम वी मेक दिस कंफ्यूजन। सो एग्रीकल्चर लोन्स आर एलिजिबल, लेकिन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इट इज नॉट एलिजिबल। देन वेसल दैट इज ए शिप, एयरक्राफ्ट, इनको नहीं बेचा जा सकता। एग्रीकल्चर लैंड को, वेसल को, एयरक्राफ्ट को नहीं बेचा जा सकता अंडर सरफेसी एक्ट। देन एक कंडीशन और है, सो लिमिटेशन as per limitation act should be available, limitation according to limitation act should be available। तो लिमिटेशन का मीनिंग होता है मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग विच सूट कैन बी फाइल्ड। सो दिस मीन अगर किसी केस में हम सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेशन खत्म हो चुका है, तो हम सरफेसी एक्शन भी इनिशिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इनिशिएट सरफेसी एक्शन ऑल्सो। तो दीज आर द केसेस और दीज आर द सिचुएशंस वेयर सरफेसी एक्शन कैन नॉट बी इनिशिएटेड। तो बता दीजिए इफ एवरीथिंग इज क्लियर, क्या हर चीज क्लियर है? और कुछ क्लियर नहीं है तो क्विकली अपने क्वेश्चन को टाइप कर देंगे। So this not word should not be there where action under CPC is available। तो यहां पे ये not word को हटा देंगे। तो इन केसेस में CPC 1908 अवेलेबल है, प्लेज के केस में, लियन के केस में, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट के केस में। यस क्विकली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, नहीं है कोई क्वेश्चन तो फटाफट लिख देंगे नो क्वेश्चन। सो थोड़ा क्विकली कर देंगे, वी विल बी एबल टू सेव लिटिल टाइम। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन सो फार? क्वेश्चन नहीं है तो NQ टाइप कर दीजिए, नो क्वेश्चन। दीपक देव, हमें क्या करना है, कैसे किया जाएगा? पेपर में वो क्वेश्चन पूछेगा, आंसर दे देंगे, मार्क्स ले लेंगे और भूल जाएंगे। हम कोई प्रैक्टिकल बैंकिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिकल बैंकिंग। प्रैक्टिकल बैंकिंग आप बिल्कुल करें, ब्रांच में बिल्कुल करें, पेपर में प्रैक्टिकल बैंकिंग नहीं करना है हमें। चलिए अब हम बात आगे करते हैं। तो स्टेजेस फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर हमने सिक्योरिटी को सेल करना है तो उसकी दो स्टेजेस हैं, देयर आर 2 स्टेजेस। दोनों स्टेजेस के इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको लेके बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेज इज पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का पोजेशन लेना। सेकंड स्टेज है सेल ऑफ सिक्योरिटी, पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी, सेकंड वन इज सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो पहले हम बात करेंगे पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी की, उसके क्या क्या रूल्स हैं। उसके क्या क्या रूल्स हैं? विवेकानंद जी एग्जाम्पल आप अपने लेवल के ऊपर करते रहना, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखवाया है उसको याद रखना।
क्वेश्चन पूछा गया तो टिक कर देना, मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी सब कुछ भूल जाना है। मैंने पहले ही कहा है वी आर नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिकल बैंकिंग हियर, हमें पेपर में मार्क्स को स्कोर करना है तो उसके ऊपर फोकस रखें। नाउ फर्स्ट स्टेज पोजेशन का। पोजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, नोटिस टू ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ द एसेट, नोटिस पीरियड है 60 डेज का। सो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ सरफेसी एक्ट, दिस नोटिस इज टू बी सर्व्ड, नोटिस पीरियड भी 60 डेज। तो बोरोर को कहा जाएगा कि या तो आप 60 दिन में पे करिए, अदरवाइज हम आपकी इस सिक्योरिटी का पोजेशन ले लेंगे। Now this possession, it can be actual possession or it could be symbolic possession also. Actual possession और symbolic possession लॉ में दोनों को एक जैसा माना जाएगा। सो सिंबल को हम डीम्ड पोजेशन भी कहते हैं। सिंबॉलिक पोजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डीम्ड पोजेशन। It is possible against this notice borrower raises objection, तो ऐसा पॉसिबल है कि borrower objection रेज करे regarding this possession notice. In that case, under section 13 subsection 3A, बैंक पोजेशन को जस्टिफाई करते हुए रिप्लाई भेजेगा विदिन 15 days. So बैंक will send reply justifying the possession, कि पोजेशन बैंक क्यों लेना चाहता है ये जस्टिफाई करेगा बैंक, और ये रिप्लाई देना होगा विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड। देन बोरोर कैन ऑल्सो गो टू DRT। अगर बोरोर चाहे अगेंस्ट दिस पोजेशन नोटिस DRT में जा सकता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर। सो DRT अप्रोच के लिए उसके पास है 45 डेज का पीरियड आफ्टर रिसीविंग बैंक नोटिस और रिप्लाई। 45 डेज के अंदर बोरोर जा सकता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास विदाउट डिपॉजिटिंग एनी अमाउंट। कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं होगी। बैंक कैन गो टू DRT अगेंस्ट दैट पोजेशन नोटिस और अगेंस्ट दैट रिप्लाई जो बैंक ने विदिन 15 डेज भेजा। अगेंस्ट DRT डिसीजन बोरोर और बैंक कैन गो टू DRAT। सो DRT जो भी डिसीजन देगा उसके अगेंस्ट बैंक भी बोरोर भी दोनों में कोई भी जा सकता है DRAT के पास, यानी अपील में अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। टाइम पीरियड इज 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर दिस कैन बी डन। अपील अगर बोरोर ने करनी है तो बोरोर को 50% पैसे ड्यू अमाउंट के डिपॉजिट करवाने होंगे। अपील बाय बोरोर 50% अमाउंट हैज टू बी डिपॉजिटेड। सो ड्यू अमाउंट का मीनिंग है जो बैंक ने मांगा या DRT ने अप्रूव किया, विच एवर इज लेस। सो अमाउंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय DRAT अप टू 25%। सो जेन्युइन केसेस के अंदर डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल 50% डिपॉजिट को रिड्यूस करके 25% डिपॉजिट करवाने का कंडीशन मॉडिफाई कर सकता है। सो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो बैंक विल टेक द पोजेशन, तो बैंक पोजेशन ले लेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो दिस वाज अबाउट पोजेशन। पोजेशन के बाद सेकंड स्टेज है, और सेकंड स्टेज में जाने से पहले जिन जिन का लाइव अब हम बात करेंगे सेल ऑफ सिक्योरिटी के रूल्स में सेकंड स्टेज, दैट इज अ सेल। सो सेल के लिए 30 डेज नोटिस टू बोरोर इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बिफोर सेल 30 डेज नोटिस टू बोरोर। बिफोर सेल 30 days notice to borrower
मिनिमम सेल प्राइस रहेगी, इट विल नॉट बी बिलो रिजर्व प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय बैंक। बैंक इसकी रिजर्व प्राइस फिक्स करेगा, बैंक हैज ए प्रोसीजर फॉर दैट। तो जो भी रिजर्व प्राइस फिक्स की जाएगी तो सेल प्राइस उससे कम नहीं होगी। सो सेल प्राइस विल नॉट बी लेस देन दैट, इट विल नॉट बी लेस देन दैट। अर्चना सिंह, जो वीडियो लेसन आपने परचेज किए, पहली बात उसमें हम पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते। हाँ, जो पीडीएफ फाइल अपडेट्स की है उसको दोबारा से देखना, उसके अंदर ये दोनों को ही, मुझे पता नहीं आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों को ही अपडेट किया हुआ है। सो अपडेट की फाइल को देखेंगे आप। अगर ये प्रमोशन एग्जाम की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप कोई मिस स्टेटमेंट देते हैं वो मिसलीड करती है, तो यू शुड बी, आपको सही स्टेटमेंट देना चाहिए। तो अपडेट अवेलेबल है, और अपडेट के अंदर ये जो आपने पीएम जो 2 स्कीमों के नाम लिखे हैं इनके अपडेट वहां पे प्रोवाइडेड है। चलिए आगे चलते हैं। सेल बिलो रिजर्व प्राइस ओनली विद कंसेंट ऑफ ओनर ऑफ सिक्योरिटी। सो जो सेल है बिलो रिजर्व प्राइस वो ओनर ऑफ सिक्योरिटी के साथ ही पॉसिबल है। ओनर कंसेंट देगा तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। अब पेमेंट बाय परचेजर, परचेजर करना होगा। बैलेंस विल बी पेड विद इन 15 डेज। जो बैलेंस अमाउंट है वो 15 डेज में पे करना होगा। बैलेंस विल बी पेड विद इन 15 डेज। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिटेड है वो फोरफिट हो जाएगा। सो फीलिंग विच अमाउंट ऑलरेडी पेड दैट विल बी फोरफिटेड, उस अमाउंट को फोरफिट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपके सेल ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड रूल्स, जिनको लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं तक था। आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो टाइप कर सकते हैं नो क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन राइट नाउ।